हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो कल हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना बच्चों। मैंने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं वो मैंने आपको समझाए थे कल। आपको मैंने रिएक्शन किस साइड किस वे से लिखनी है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है ना। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया, है ना बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब देखिए, मुझे एक बात बताइए, हमने जो इक्वेशन सीखी थी वो ये सीखी थी क्या। देखो बच्चों, लोग के इक्विलिब्रियम, है ना, एक मैंने इक्वेशन आपको सिखाई थी। लोग के इक्विलिब्रियम इक्वल्स लोग ए माइनस डेल्टा एच 2.303 आर, है ना। बोलो बच्चों, ये वाली इक्वेशन सिखाई थी क्या आपको? ये वाली इक्वेशन कल सिखाई थी, बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अपन ऐसा मान लेते हैं कि लेट एट टेम्परेचर T1 केल्विन, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, है ना, और T2 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर पर K1 और T2 टेम्परेचर पर K2, ऐसा बोल दिया मैंने। तो देखो बेटा सुनो, log K1 log A माइनस, ऐसा करेंगे बच्चों, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, ठीक है। फिर देखो बेटा, नेक्स्ट log K2 क्या होगा, log A डेल्टा एच 2.303 आर, ये ले लिया मैंने, ले लिया बेटा। ये दो टेम्परेचर पर मैंने इक्वेशन लिख दी, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब एक काम करता हूं बच्चों, मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं बच्चों, ठीक है ना। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं, तो जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसको समझ लीजिए बच्चों। देखो क्या आएगा, log K2 माइनस log K1, लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा बताओ, जब log में आप माइनस में लिखते हो तो उसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, बताओ। तो रेशियो में लिखा जा सकता है डिवाइड करके। तो देखो बच्चों सुनो, log K2 K1 हो गया भैया, ऐसा कर सकते हैं। फिर देखिए log A माइनस 2.303 आर, ये लिया बेटा मैंने माइनस किया log A, और वो माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा ना, बोलो बच्चों, वो प्लस हो जाएगा ना। अरे देखो बेटा, इसको जब माइनस करोगे आप तो log A तो माइनस हो गया, लेकिन वो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा ना, हो जाएगा क्या, हो जाएगा भैया। अब देखो बेटा, इसमें ये चीज कैंसिल आउट होगी, होगी भैया। अब मुझे बताओ क्या बचा मेरे पास, log K2 माइनस, है ना, log K1, ठीक है, और डेल्टा H 2.303 आर, ठीक है बच्चों। ये आ गया क्या मेरे पास, 1/T1 माइनस 1/T2। बोलो बच्चों, क्या ये इक्वेशन समझ में आई? क्या ये इक्वेशन आपको समझ में आई? आई क्या? अब मुझे बताओ बेटा, अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिखूं, देखो यहां से देखिए बेटा, T1 T2 एलसीएम आ गया, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं,
T2 माइनस T1 लिख सकता हूँ क्या बेटा? बोलो। अरे ऐसा लिख सकता हूँ एलसीएम लेके, बोलो बच्चों, लिख सकता हूँ। ओके, अब एक काम करते हैं बच्चों, लेट T1 और T2 ये रिलेशन लेते हैं, है ना? T1 और T2 में ये रिलेशनशिप ले लेते हैं बेटा अपन, ठीक है? कि मैंने ऐसा बोल दिया T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा है ना? इसका मतलब ये हुआ, इट मींस टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। ये हुआ ना बच्चों? टेम्परेचर को आप क्या कर रहे हो? बोलो बच्चों, टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर रहे हो, बोलो। अब मुझे बताओ, जब अगर आप ये कह रहे हो कि T2 ग्रेटर देन ये है ना, तो T2 माइनस T1, ठीक है? T1 T2 इसकी वैल्यू को मैं पॉजिटिव में ले सकता हूं क्या? ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी क्या? आ जाएगी बच्चों, आ जाएगी। अब देखो बेटा, एक बात सुनो, हमने पढ़ लिया। अब मैं बोलता हूं केस फर्स्ट। मैं कहता हूं कि मान लो एंडोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है क्या? बोलो बच्चों, एंडोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है? अरे याद करो, कल पढ़ाया था ना। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट का एडिशन करना, हीट का एब्जॉर्प्शन करना। अब मुझे बताओ, एक बात बताओ बच्चों, क्या हुआ? देखो, log K2 माइनस log K1, देखो बेटा, ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये पहले से पॉजिटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी बच्चों? बताओ बताओ, पॉजिटिव आएगी क्या? अरे पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? log K2 माइनस log K1 पॉजिटिव है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं K2 ग्रेटर देन K1? बोलो बच्चों, K2 ग्रेटर देन K1 कब? कब बोल रहे हैं? when T2 ग्रेटर देन T1। इसका मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो K की वैल्यू बढ़ रही है ना? बोलो बच्चों, जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो K की वैल्यू बढ़ रही है क्या? बढ़ रही है। अब आ गया हो बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं बात करूं K सेकेंड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों। देखिए, डेल्टा एच नेगेटिव लिया मैंने, बोलो बच्चों, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव होगा? एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव होगा क्या? होगा। अब मुझे बताओ, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है बच्चों, तो एक बात बताओ, डेल्टा एच तो नेगेटिव है और T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 ये क्या है? पॉजिटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? बोलो बच्चों, नेगेटिव आएगी ना? तो ये वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि K2 क्या होगा बच्चों? लेस देन K1 व्हेन T2 ग्रेटर देन T1। बोलो बच्चों, समझ में आया? तो आप बताओ बच्चों, एंडोथर्मिक में जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो K बढ़ गया ना? एंडोथर्मिक में जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो K बढ़ गया, और एक्सोथर्मिक में जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो K घट गया ना? देखो बच्चों, K डिक्रीज हो गया ना? अच्छा, अब बताओ, अगर मैं ऐसा बोलता, केस थर्ड, मैं बोलता डेल्टा एच जीरो हो, जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन थर्मल रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। तो मुझे बताओ, जैसे ही मैं डेल्टा एच को जीरो करूंगा, कशिश गर्ग, मैंने पहले से क्या मान रखा है ऊपर ध्यान देख। क्या अपन एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकते क्या? है कशिश गर्ग?
ऊपर क्या लिखा हुआ, लेट T2 ग्रेटर देन T1। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर तो बढ़ाया जा सकता है ना। कशिश गर्ग समझ में आई बात? बेटा मैंने यहाँ क्या लिखा है देख, लेट T2 ग्रेटर देन T1। आप फाइनल टेम्परेचर पहले वाले से ज्यादा लेके चल रहे हो, ऐसा मैंने बोल रखा है, देखो पहले बोला है ना। अब देखो बेटा, ये नॉन थर्मल, तो नॉन थर्मल रिएक्शन में ये वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, बताओ? 0 आ गई। अगर ये वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, K2 बराबर आ गई। क्या बच्चों ये समझ में आया आपको? अब देखो बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये नीट में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। देखो बेटा, दुनिया की कोई सी भी रिएक्शन हो, टेम्परेचर तो बढ़ा सकते हो ना, बोलो। जैसे सपोज आप एक ऐसे सोचो, एक्सोथर्मिक, आप मुझे बताओ, घर पे आप जैसे मान लीजिए अपन कहते हैं कि चूल्हा जलाया सपोज, है ना, मान लीजिए गैस काम में लेते हैं, ठीक है ना, गैस चूल्हा। अब मुझे एक बात बताओ, हो सकता है वो रिएक्शन में वो मैं प्रोसेस 20 डिग्री सेल्सियस पे कर रहा हूँ, और वही प्रोसेस में 50 डिग्री सेल्सियस पे कर रहा हूँ, करवा सकता हूँ ना, मैं करवा सकता हूँ। किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर तो बढ़ा सकते हैं ना, चाहे एंडो चाहे एक्सो। कशिश गर्ग समझ में आई बात तेरे को? ठीक है, तो ये बेटा मैंने बात की आप लोगों से किसके बारे में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो बेटा सुनो, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट। देखिए मैं बोल रहा हूं कि फैक्टर्स which never affect value of equilibrium constant, है ना, फैक्टर्स which never affect value of equilibrium constant। ठीक है, तो देखो कौन कौन से फैक्टर है जो आपकी अफेक्ट नहीं करेंगे, इसको समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, कंसंट्रेशन, ठीक है बच्चों, प्रेशर, फिर वॉल्यूम, फिर कैटलिस्ट, और फिर एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस, है ना बच्चों, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ये भैया ये पांचों आप याद कीजिए, इसको मैं समझाता हूं, ये बहुत ही काम के हैं, और यहां से बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, यहाँ बच्चे न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा गलती करते हैं। अब है ना, वो कैसे करते हैं क्या है, मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो एक काम करते हैं बच्चों, सुनो, एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास मान लो ये कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ये कोई ऐसी कंडीशन है, ठीक है। मैं कहता हूं कि बेटा एट इक्विलिब्रियम, ये मान लीजिए आपका 2m है और ये 4m है बच्चों। तो मुझे बताओ कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा बच्चों, ये आएगा क्या? अरे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 आएगा क्या, बोलो बच्चों? अरे आएगा क्या? इक्विलिब्रियम पे मैंने इनकी कॉन्सेंट्रेशन बता दी कि आर की है 2m, पी की है 4m। तो बोलो एक मिनट, यहां मैं इसको सही लिख देता हूं, ठीक है बेटा। अब एक चीज बताओ बच्चों, अगर आप रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ाओगे तो क्या प्रोडक्ट की अमाउंट वही रहेगी क्या, बोलो बच्चों? अगर आप रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ाओगे तो क्या प्रोडक्ट की अमाउंट वही रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। आप इसको ऐसे बताओ तो फिर क्या होगा, प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होगी, बढ़ेगी ना। तो मुझे बताओ, आपने अगर रिएक्टेंट को बढ़ाया तो उसी प्रोपोर्शन में कौन बढ़ रहा है, उसी प्रोपोर्शन में कौन बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो बच्चों बताओ दोनों का रेशियो क्या रहेगा, दोनों का रेशियो क्या रहेगा,
कांस्टेंट रहेगा। ऐसे सोचिए, देखो बेटा सुनो, आपने कभी ये जो आटा पीसने वाली चक्की देख रखी है? बोलो, आटा पीसने वाली चक्की देख रखी है? अब देखिए, अपन उसमें गेहूं डालते हैं बेटा, गेहूं डालते हैं, बाहर आटा आता है, आता है बच्चों। अब मुझे बताओ, आपने अगर गेहूं ज्यादा डाला तो आटा ज्यादा आया या कम आया? बोलो बच्चों, आपने गेहूं ज्यादा डाले तो आटा भी ज्यादा आया, गेहूं कम डाले तो आटा भी कम आया। तो ओवरऑल रेशियो क्या रहता है? ओवरऑल रेशियो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अरे सिटी वालों, तुम मस्ती मत मारो, है ना? वो बदमाशी करता है, वो ये करता है। देवाशीष और कृष्णदत्त व्यास, बहुत मजे लेते हो तुम, हैं? ठीक है भैया। अब देखो, एक काम करते हैं बेटा, सुनो, मैं कहता हूं कि मैंने क्या किया, एडिशन ऑफ 2m r। मुझे बताओ, मैंने बेटा क्या किया, इसमें ना r के 2 मोल और ऐड कर दिए, ठीक है ना बच्चों? तो मुझे बताओ, जैसे ही मैंने r के 2 मोल और ऐड किए, तो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, r टोटल कितना हो गया? r टोटल कितना हो गया? 4 हो गया ना, है ना? और ये तो 4 था ही, था बच्चों, ये बात समझ में आई? अब मेरी बात को सुनना, देखो अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं, तो मुझे बता कि इन दिस कंडीशन, देखो बेटा, क्यूसी क्या हो गया? 4 डिवाइडेड बाई 4, क्यूसी 1 हो गया ना? अरे क्यूसी कल हमने सीखा था, क्यूसी हमने कल सीखा था क्या? बोलो बच्चों, अरे कल क्यूसी सिखाया था आपको। अब मुझे बताओ, क्यूसी की वैल्यू केसी से क्या आ रही है? क्यूसी की वैल्यू केसी से क्या आ रही है? कम आ रही है ना? याद करो, ये इसके पीछे। तो अब मुझे बताओ, इसको बराबर लाना है, तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। तो फॉरवर्ड जाएगी, इसका मतलब क्या होगा? फॉरवर्ड जाने का मतलब रिएक्टेंट कम होगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा ना? अरे फॉरवर्ड जाने का मतलब क्या होता है बच्चों? रिएक्टेंट कम होगा, है ना, और प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो देखो, अपन ऐसा बोलेंगे, फॉर फॉर री एस्टेब्लिश और री एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना, इसमें से कुछ कम होगा और इसमें कुछ एडिशन होगा, होगा बच्चों? बोलो, ये बात समझ में आई क्या? अरे इधर से कुछ कम होगा, उधर से कुछ बढ़ेगा, क्या आपके दिमाग में ये बात बैठ रही है? अब मुझे बताओ, आप ही बताओ बच्चों, कि इनका जो ये रेशियो है ना, उस रेशियो की वैल्यू क्या आएगी? बोलो, फॉर री एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम स्टेट वैल्यू तो 2 ही आएगी ना, 2 आएगी बच्चों। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, देखो 4 प्लस एक्स, ये हो गया बच्चों 8 माइनस 2x। तो यहां से देखो बेटा क्या हो गया, 3x, ये हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 4 आ गई क्या? बोलो बच्चों, क्या इतना आपको समझ में आया? इतना आपको समझ में आया क्या? अब देखो बेटा सुनो, मुझे एक बात बताओ, कि इन न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना, नई इक्विलिब्रियम स्टेट में आर की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? 4 माइनस 4/3 होगी बच्चों। तो देखो बेटा, 3 एलसीएम आया, ये 12 माइनस 4, तो 8/3 है बच्चों, ठीक है? और मुझे बताओ, प्रोडक्ट की क्या होगी? 4 प्लस 4/3, ठीक है? तो 12 प्लस 4, ये होगी बच्चों देखो 16/3 होगी। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसका रेशियो लूं 16/3 और 8/3, तो इसका मतलब हमने सही किया है। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो बच्चों,
अरे ये बात समझ में आई क्या? वापिस इसको समझो, एकदम ढंग से समझो। देखो देखो बेटा, एक एक इक्विलिब्रियम था रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थी 2m। 2m का मतलब समझ रहे हो, 2 मोल पर लीटर, ठीक है ना। रिएक्टेंट के 2 मोल थे 1 लीटर के अंदर, और प्रोडक्ट के 4 मोल है 1 लीटर के अंदर। तो इनका रेशियो क्या आ गया बच्चों? 4/2 हो गया क्या? इनका 4/2 हो गया। अब मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था कि आप रिएक्टेंट बढ़ाओगे उसी प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, रिएक्टेंट घटाओगे उसी प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट कम हो जाएगा, है ना बच्चों? ऐसा होता है ना, एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज भी घटेगी, एक बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ जाएगी। बोलो बच्चों, अरे बात समझ में आई? अब देखो मैंने क्या किया, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद मैंने बच्चों क्या किया, एडिशन किया। किसका? आर का एडिशन किया मैंने, उसमें 2 मोल आर और मिला दिए। तो जैसे 2 मिलाए टोटल 4 हो गए बच्चों, हो गए ना? 4 हो गए। अब देखो बेटा, जैसे ही मिलाया तो क्यूसी चेंज हो गया ना, क्यूसी चेंज हो गया बच्चों, क्यूसी की वैल्यू 1 आ गई। अब मुझे बताओ, आप मुझे बताओ क्यूसी की वैल्यू कैसी से कम होगी? क्यूसी जैसी कैसी से कम हुआ, पीछे चला गया। इसको बराबर लाने के लिए मुझे आगे चलाना पड़ेगा, यानी रिएक्टेंट को तो कम करेंगे एंड प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट में से कितना कम हुआ? रिएक्टेंट में से कितना कम हुआ बच्चों? 4/3, और प्रोडक्ट में 4/3 का एडिशन हो गया, और वापस इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हो गई। अब देखो बेटा, इसमें एक चीज समझना। देखो बेटा, सबसे पहले आर कितना था बच्चों, बताओ? 2m था। स्टार्टिंग में आर कितना था बच्चों? 2m था क्या? अरे था क्या? बोलो बच्चों। हाँ, इसमें हमने 2m ऐड किया तो कितना हो गया? 4m हो गया क्या? हो गया बच्चों? ये ये तो था इक्विलिब्रियम जो आपका फर्स्ट था, ठीक है। ये आपने एडिशन किया। अब देखो बेटा, जब आपका इक्विलिब्रियम सेकंड आया तो इक्विलिब्रियम सेकंड पर ये कितना हो गया? 8/3 हो गया ना? हो गया बच्चों? अरे 8/3 हो गया क्या? हाँ ना तो बोलो यार, सिंपल सी मैथमेटिक्स लगा के किया है। अब मुझे बताओ कि इक्विलिब्रियम सेकंड पे ये जो कॉन्सेंट्रेशन आई वो इक्विलिब्रियम फर्स्ट से ज्यादा है या कम है? बोलो बच्चों। 8/3 2 से तो ज्यादा ही होगा ना? अरे 8/3 2 से तो ज्यादा ही हुआ ना? इक्विलिब्रियम सेकंड पर जो कॉन्सेंट्रेशन अब बनी है वो इक्विलिब्रियम फर्स्ट से ज्यादा है ना? है बच्चों? अब देखो इसमें एक चीज और सुनो। देखो हमने एक चीज, देखो बेटा 8/3 है ना? है बच्चों? आप ऐसे सोचो, देखो ये 8/3 कितना हुआ? ऐसा हुआ बच्चों? देखो ये 2 टाइम चला गया। बोलो बच्चों, ये तो ये 2.66 आएगा लगभग। आएगा क्या बच्चों? अरे आएगा क्या? अब मुझे बताओ, देखो बेटा, आपने पहले 2 था, एडिशन करके 4 किया, तो जो नई कंसेंट्रेशन है ना वो उस 2 और 4 के बीच में आई कि नहीं आई? अरे उस 2 और 4 के बीच में आई कि नहीं आई? बोलो बच्चों, आई क्या? आई। अच्छा, अब देखो बेटा, ये प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट कित 4m था बच्चों, और ये इक्विलिब्रियम फर्स्ट पे था, इक्विलिब्रियम सेकंड पे ये हो गया बच्चों। तो बताओ इसकी वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी? 16/4 से तो ज्यादा ही होगा बच्चों। अरे 16/3 4 से ज्यादा होगा। तो अब बेटा, अगर मुझे इस चीज को ना ग्राफ से इंडिकेट करना हो तो कैसे करूंगा? देखो बेटा सुनो, मैं एक दो एग्जांपल आपको और दूंगा, इसको समझने की कोशिश करना। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले मान लो ये रिएक्टेंट ऐसे है, ठीक है बेटा, और ये प्रोडक्ट आपका यहां पर है, ठीक है। ये प्रोडक्ट यहां पर है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये टाइम है, ठीक है। पहले बताओ, पहले वाली कंडीशन में प्रोडक्ट 4m था, रिएक्टेंट 2m था,
तो मतलब प्रोडक्ट ज्यादा था तो मैंने प्रोडक्ट को ऊपर ले लिया क्या? प्रोडक्ट को मैंने ऊपर ले लिया ना? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा, अब मुझे बताओ, रिएक्टेंट की अमाउंट पहले बढ़ी है ना? रिएक्टेंट की अमाउंट पहले बढ़ी है। मान लो ये कंडीशन आपकी, मैं ऐसा कह देता हूं, ये 2m की कंडीशन है और ये कंडीशन 4m की कंडीशन है। अब मुझे बताओ, जैसे ही आपने इसमें कुछ मिलाया तो पहले रिएक्टेंट एक बार 2m से कहां पहुंच गया? बताओ। एक बार रिएक्टेंट 2m से 4m पहुंच गया, तो क्या मैं अब इस लाइन को ऐसे ऊपर लेके जाऊं कि नहीं लेके जाऊं 4m तक? बताओ बच्चों। अरे मैं इस लाइन को ऊपर लेके जाऊं कि नहीं जाऊं? ये बात समझ में आई? आई। और उसके बाद वापिस क्या हुआ? उसके बाद वापिस क्या हुआ बच्चों? वापिस 8/3 पे आ गया ना? अरे 8/3 तो यानी वापिस ये यहाँ पे यहाँ गया। अरे ये बात समझ में आई क्या? ये ग्राफ में ऐसा क्या किया, कुछ समझ में आया आप लोगों को? देखो बच्चों, 2 से 4 पे गया, पहले में गया ना? अरे गया, 2 से 4 पे गया, ठीक है। वापिस 4 से 8/3 पे आ गया, तो 8/3 4 से तो छोटा ही है लेकिन 2 से बड़ा है, मतलब दोनों के बीच में आ जाएगा ना? अरे बच्चों ये समझ में आया क्या? देवाशीष हैंड डाउन कर ले बेटा तेरा। हो गया? अब मुझे बताओ बेटा, प्रोडक्ट का बताओ। प्रोडक्ट सीधा ही बड़ा है ना? तो ये प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट का मैं अलग कलर से दिखा देता हूं। देखो बेटा, प्रोडक्ट को मैंने ऐसे दिखा दिया, ये गया ऊपर गया, और फिर मैं ऐसा कह सकता हूं इस तरह से, आप इसको ऐसे दिखा दो। देखो इस तरह से, क्या ये समझ में आया? ये वापस प्रोडक्ट का हो गया और ये रिएक्टेंट का हो गया। बोलो बच्चों, कुछ समझ में आया? मैं एक एग्जांपल और लेता हूं बेटा, मुझे लगता नहीं कि समझ में आया होगा। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं बेटा, है ना? अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं ढंग से, एकदम अच्छे से इसको समझने की कोशिश करो बेटा। देखो सुनो, सपोज मेरे पास ये है, अब इसको आप ही बताओगे बेटा। देखो मेरे पास ये R है और ये P है, ठीक है ना? एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है बच्चों? ये 4 है और ये 8 है ना? ये 4m है, रिया सहगल। प्रोडक्ट तो सीधा सीधा क्या हो रहा है, बढ़ ही तो रहा है। प्रोडक्ट तो वापस नीचे थोड़ी ना आ रहा है, 4m से 16/3 भी गया है ना सीधा ही। रिया सहगल, प्रोडक्ट में तो बीच वाली कोई स्टेज आई नहीं ना, बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते वापस क्या हो गया, 16/3 पे जाके कांस्टेंट हो गया। अब देखो बेटा, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है 4/8, ठीक है। अब मैंने क्या किया, है ना, एट इक्विलिब्रियम, है ना, एट इक्विलिब्रियम 2 moles ऑफ P आर रिमूव्ड, ठीक है ना? अब बताओ बच्चों, मैंने क्या किया, इस बार मैंने P के 2 मोल हटा लिए। अब बताओ कैसे करोगे? ये कह रहे हो क्या? देखो बेटा, ये जो प्रोडक्ट है ना, इसको ध्यान दो आप। प्रोडक्ट वाले को आप देखो तो सही ढंग से। देखो बेटा, जहां दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगी वही तो इक्विलिब्रियम स्टेट होगी ना। मुझे एक बात बताओ, आप ऊपर डाटा देखो ना ढंग से। देखो वो क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है, देखो रिएक्टेंट 2m से पहले 4m गया, ये 2m था, ये 4m आ गया, आ गया, ठीक है। ये 4m, अच्छा आप ये कह रहे हो कि आपने ऐसा क्यों किया, ये लाइन, ठीक है। आप इसको ऐसे कर लो, देखो एक मिनट, देखो ये सीधा बढ़ रहा है और फिर ये ऐसे करना है ना?
ये समझ में आ गया? अब ठीक है रिया सहगल, प्रज्ञा फलोदिया, प्रोडक्ट बढ़ता गया, ठीक है, और बढ़ने के बाद कांस्टेंट हो गया, ठीक है, वो मैंने लाइन उस तरह से बना दी, ठीक है, ओके। चलो अब देखो बेटा, मैंने क्या किया, 2 मोल्स क्या किए बच्चों, पी के रिमूव कर दिए, ठीक है बच्चों। तो मुझे बताओ जैसे पी के रिमूव किए उस टाइम टी पर क्या होगा, बताओ बच्चों। जैसे देखो बेटा, मैंने क्या किया, एट टाइम टी जैसे 2 मोल रिमूव किए तो 8 - 2 है ना, तो ये 6 हो गए और ये 4 रह गए। अब बताओ बच्चों, इस कंडीशन में अगर आप देखो, केसी तो आपको पता ही है कितना है, 8/4 यानी 2 आ रहा है, लेकिन अगर मैं क्यूसी की बात करूं, क्यूसी क्या आएगा बच्चों, 6/4 यानी कितना आ गया, 1.5 आ गया बच्चों, 1.5 आ गया क्या। तो क्यूसी की वैल्यू बच्चों केसी से क्या आ रही है, कम आ रही है ना, तो कौन सी रिएक्शन होगी, बोलो बच्चों। क्यूसी की वैल्यू केसी से कम आ रही है तो कौन सी रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड होगी ना, फॉरवर्ड होगी, होगी भैया। अब बताओ फॉरवर्ड का मतलब इसमें से कुछ जाएगा और इसमें कुछ एडिशन होगा, क्या ये बात सही है, इसमें कुछ जाएगा इसमें कुछ एडिशन होगा, होगा क्या। तो अब मुझे बताओ, मैं बोलूंगा इन न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना बेटा, न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट में इनका जो रेशियो है बच्चों 6 + x एंड 4 - x, रेशियो कितना रहेगा, रेशियो कितना रहेगा बच्चों, रेशियो तो 2 ही रहेगा। अब बताओ, आप बताओ, x की वैल्यू सोल्व कर ली, तो x की वैल्यू सोल्व करने पर 2/3 आ रहा है बच्चों, आ रहा है क्या, x की वैल्यू सोल्व करने पर 2/3 आ रहा है, आ रहा है बच्चों, आ रहा है। तो अब मुझे बताओ, है ना, इन न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, r देखो कितना हो गया, r देखो बेटा -2/3 ये हो गया, तो 4 - 2/3 ये आएगा बच्चों 10/3, और प्रोडक्ट देखो कितना आ गया, 6 + 2/3 तो 20/3। पहले बच्चों इतना सबको समझ में आ गया क्या, बोलो। अब देखो बेटा सुनो, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। देखो क्या किया मैंने, ध्यान देना। सबसे पहले मुझे बताओ कि जो आपका रिएक्टेंट था, है ना, रिएक्टेंट पहले कितना था, पहले रिएक्टेंट था आपका 4, हाँ बच्चों, और 4 से सीधा कितना रह गया 10/3, यानी कि क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ना, बोलो बच्चों, रिएक्टेंट डिक्रीज हुआ, और डिक्रीज होने के बाद फिर क्या हो गया, फिर कांस्टेंट हो गया, बोलो बच्चों। अब बताओ प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, प्रोडक्ट के केस में क्या हुआ बच्चों, देखो पहले प्रोडक्ट कितना था, 8 था, 8 से 6 पर डिक्रीज हुआ, और फिर वापस क्या आया 20/3। अरे समझ में आ रहा है, 20/3 6 से ज्यादा है ना, अरे 20/3 6 से तो ज्यादा है बच्चों। तो अब देखो बेटा, इसको ग्राफ में कैसे दिखाएंगे वो मैं समझाता हूं। तो देखो बेटा, अब ग्राफ वाली बात को ढंग से समझने की कोशिश करना। देखो अगर मैं इधर ले लेता हूं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इधर मैं ले लेता हूं टाइम, ठीक है, तो मुझे बताओ, जैसे देखो ये कर दिया मैंने और ये कर दिया मैंने, कर दिया, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है बच्चों। अब क्या करना है, अब देखो बेटा सुनो, इस पॉइंट पर आपने क्या किया था बच्चों, रिमूव किया था, रिमूवल ऑफ 2 मोल ऑफ पी किया था बच्चों। तो मुझे बताओ, जैसे ही आपने पी को रिमूव किया, तो बोलो बच्चों
आपका प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट पहले क्या हुआ? कम हुआ होगा ना? अरे बोलो बच्चों, प्रोडक्ट 8 से कहां पे गया? 6 पे गया ना? तो 6 पे गया तो पहले मैं उसको नीचे लाऊं कि नहीं लाऊं? बोलो बच्चों, नीचे लाऊं। मान लो यहां पर ये 6 हो गया। उसके बाद वापिस क्या हुआ? उसके बाद वापिस क्या हुआ? 20/3। तो बोलो बच्चों, ऐसा हो गया क्या ग्राफ? ये इस तरह से हो गया क्या? बोलो बच्चों। तो देखो, प्रोडक्ट के केस में तो हमें टोटल 3 पॉइंट मिलेंगे। अब रिएक्टेंट तो सीधा ही क्या हो रहा है? रिएक्टेंट तो सीधा ही आपका डिक्रीज हो रहा है ना, है ना? तो देखो बेटा, ये रिएक्टेंट ऐसे जाएगा और इस तरह से बन जाएगा। क्या ये समझ में आया? बोलो बच्चों, अरे समझ में आया क्या? देखो बेटा, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आप हटा रहे हो या ऐड कर रहे हो, है ना, उसमें 3 पॉइंट आएंगे। 3 पॉइंट आ रहे हैं ना, कि पहले इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर वापस बढ़ा और कांस्टेंट हो गया। और जिसका आप कुछ नहीं कर रहे हो वो या तो डिक्रीज हो रहा है या सीधा इंक्रीज हो रहा है। दिख रहा है क्या बेटा? देखो देखो, पहले यहां से यहां 1, फिर 2 और फिर 3। ये 3 स्टेप समझ में आएगा? पहले ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे से बढ़ा और फिर कांस्टेंट हो गया। ये बात आपको समझ में आई क्या? है ना बेटा? और रिएक्टेंट के केस में देखो, 2 ही प्रोसेस हुए, 1 और 1, 2। देखो आप ध्यान दो बेटा, हमने देखिए रिएक्टेंट में तो सीधा डिक्रीज ही किया है ना, सीधा 4 से ये 10/3। और यहाँ देखो, पहले ये किया फिर ये किया। क्या कुछ भेजे में बैठा है क्या भाई? अरे भेजे में बैठा है क्या लोगों? बोलो बच्चों, पक्का? सबके दिमाग में बैठ गया? सबके? तो अब मुझे बताओ, हमने क्या बोला कि कंसंट्रेशन चेंज करने पर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता, ठीक है ना? तो अब मुझे बताओ, अगर मैं प्रेशर चेंज करूंगा तो भी तो नहीं होगा ना बेटा? प्रेशर चेंज करने पे भी तो नहीं होगा ना? क्यों बताओ? देखो बेटा सुनो, बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना। मुझे बताओ, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा था क्या बच्चों? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो क्या हो जाएगा बोलो? N/VRT। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ बच्चों, P इक्वल्स टू CRT? तो मुझे बताओ कि जो इफेक्ट आपका कंसंट्रेशन का आ रहा है वही तो प्रेशर का आएगा ना? बोलो बच्चों, आएगा? अब मुझे बताओ, अगर ये बात समझ आएगी क्या? अब देखिए बेटा, मैं ऐसा बोलूंगा कि इफ वॉल्यूम इज चेंज्ड देन, if volume is changed then concentration of reactant and product, concentration of both reactant and product, concentration of both reactant and product will change। बोलो बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ बेटा, जैसे मैं ऐसा बोलूं कि जैसे देखो, ये मान लीजिए ये कंटेनर था 10 लीटर का, ठीक है? इस 10 लीटर कंटेनर में रिएक्टेंट भी था और प्रोडक्ट भी था। अब मैंने अगर कंटेनर का वॉल्यूम घटा के 5 लीटर कर दिया, है ना बच्चों, तो क्या दोनों की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी क्या? बोलो बच्चों, अरे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी क्या? बताओ। आप ऐसे सोचो, देखो मान लो इसके 4 मोल है, इसके 2 मोल है ना? ये मोल है बच्चों, ठीक है? तो अब मुझे बताओ इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या आई? 4/10। इसकी आई 2/10। अब बताओ इस कंडीशन में क्या आएगी? 4/5 एंड 2/5। तो रेशियो तो वही रहेगा ना बच्चों? अरे रेशियो तो वही रहेगा ना? समझ में आया बच्चों? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, तो ये फैक्टर समझ में आया बच्चों? मैंने क्या क्या पढ़ा लिखाया था? कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम। अब देखो बेटा कैटलिस्ट की बात करते हैं।
कैटलिस्ट क्या करता है आपको पता है क्या? देखो बेटा, अगर मैं कैटलिस्ट की बात करूं, है ना, तो कैटलिस्ट को समझने की कोशिश कीजिए आप। देखो, मान लो एक रिएक्शन है ना आपकी, इस तरह से हो रही थी, ठीक है, ये मान लीजिए बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन हो रही थी भाई, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बात होगी, ये एनर्जी बैरियर फॉरवर्ड रिएक्शन का हो गया, और ये आपका बैरियर बैकवर्ड रिएक्शन हो गया ना बच्चों। भाई मैं आर से पी, तो आपको आर से पी जाना है तो कम से कम आपको इतनी हाइट पर चढ़ना पड़ेगा ना। आप ऐसे सोचो, देखो ये आर और पी दो गांव है, आर से किसी बंदे को पी की साइड जाना है तो इसको इतना ऊपर चढ़ना पड़ेगा ना बच्चों। बोलो, अरे इतनी चढ़ाई करके उधर जाएगा। इसी तरह से पी वाली साइड से कोई बंदा आर वाली साइड आए, उसको भी कुछ चढ़ाई करनी पड़ेगी, अरे कुछ चढ़ाई करनी पड़ेगी। अब देखो बेटा क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने बेटा इसको देखो कैटलिस्ट लिया, और कैटलिस्ट क्या करता है बच्चों, इस बैरियर को छोटा कर देता है ना, कैटलिस्ट इस बैरियर को छोटा कर देता है। बोलो, कैटलिस्ट किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है ना, कैटलिस्ट किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है बच्चों, बढ़ाता है ना, कैसे? जो बीच वाला बैरियर उसको छोटा करके। अब मुझे बताओ, जितना आपका फॉरवर्ड साइड से कम हुआ, उतना का उतना बैकवर्ड साइड से भी तो कम हुआ होगा ना। अरे जितना फॉरवर्ड साइड से कम हुआ, उतना का उतना बैकवर्ड साइड से भी तो कम हुआ होगा ना बैरियर। बोलो बच्चों, आर से पी की तरफ जाएगा, उसको भी अब उतना ही कम टाइम लगेगा जितना पी से आर की तरफ आएगा। बोलो बच्चों, कृष्णदत्त व्यास, क्या बात समझ में आई तेरे को? कृष्णदत्त व्यास, व्यास जी बोलो। देवाशीष, समझ में आया तेरे को? हाँ जी, अनिरुद्ध व्यास, व्यास जी जो भी हैं, सब व्यास जी को समझ में आया। ये कृष्णदत्त कहाँ गया? कृष्णदत्त कहाँ है भाई? चलो, सारे व्यास जी ने आंसर दे दिया। हाँ भैया, तो अब मुझे बताओ, आप एक बात हो बेटा, हमने क्या पढ़ा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड होता है ना, होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड होता है क्या? अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आपका बैरियर दोनों के लिए कम हुआ, तो जितनी रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड के लिए बढ़ी, उतनी बैकवर्ड के लिए बढ़ी होगी ना। बोलो बच्चों, जितनी रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड के लिए बढ़ी, उतनी बैकवर्ड के लिए बढ़ी होगी ना। बोलो बच्चों, क्या ये मामला समझ में आया? तो ओवरऑल रेशियो क्या रहेगा, ओवरऑल रेशियो क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा ना। ये समझ में आया बच्चों? अब देखो बेटा, इसका एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन तो आप नेक्स्ट डे 12th में पढ़ोगे, चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। एक इक्वेशन आती है आरेनियस इक्वेशन, वहां पढ़ेंगे बेटा आप इसको ढंग से तो पूरा। कुछ तो समझ में आ गया होगा ना कि दोनों तरफ पहाड़ नीचे हुआ, है ना, तो जितना आर से पी की तरफ जाने में टाइम कम लगेगा, उतना पी से वापस आर की तरफ आने में भी तो टाइम उतना ही कम लगेगा। तो दोनों की स्पीड इक्वली बढ़ी। अरे बड़ी बच्चों, भाई जैसे कई बार क्या होता है, कुछ टनल बनती है, तो ऐसे न्यूज़पेपर में आता है ना कि अब वहां से वहां तक जाने में जो आपके 3 घंटे लग रहे थे, वो अब 1 घंटा लगने लग गया। तो वो दोनों तरफ ही है ना, चाहे आप इस साइड से उस साइड जाओ, चाहे उस साइड से इस साइड आओ, टाइम तो दोनों तरफ ही कम हुआ है ना। आगे बात समझ में? ठीक है बच्चों, तो देखो अपन क्या बोलेंगे, अपन ये बोलेंगे कैटलिस्ट डिक्रीजेस एनर्जी बैरियर
equally for forward and backward reaction, and that's why rate of reaction increases equally for forward and backward reaction. In this way, ratio of Kf and Kb remains constant. बोलो बच्चों, क्या आपको समझ में आया? बोलो। अरे समझ में आया बच्चों? अब देखो बेटा, सुनो, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, बताओ मुझे। देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि ये R से E है, ठीक है, इसका K इक्विलिब्रियम 2 है, ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैंने बोला कि इफ concentration of R is doubled, है ना, if concentration of R is reduced to 1/3 of its initial concentration, है ना। तो अब मुझे बताओ बेटा, इन दोनों कंडीशन में के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आएगी? बताओ बच्चों, इन दोनों कंडीशन में के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आएगी? आपको कुछ भी बोल दे, है ना, कुछ भी बोल दे, आपने अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है ना, और कंसंट्रेशन में कुछ भी चेंज करो भैया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, के इक्विलिब्रियम 2 ही रहेगा। ये तो बात हमने सीखी थी, बोलो बच्चों, यही सीखी थी ना, है ना। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं। देखो, मैंने बोला N2 प्लस O2 2NO, ठीक है। अब देखो बेटा, 2000 केल्विन पर, है ना, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो ये आ रहा है बच्चों, 2000 केल्विन पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है 4 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये क्या कहता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, है ना, इक्विलिब्रियम इज attained 10 times faster, therefore the equilibrium constant in presence of catalyst at 2000 Kelvin is, क्या रहेगा? क्या रहेगा बच्चों? मैं ऑप्शन देता हूं आपको, देखो, 40 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, 4 इंटू 10⁻⁻3, 4 इंटू 10⁻⁻4, और, है ना, नन। बोलो बच्चों, कैटलिस्ट से कभी भी कोई चेंज नहीं होता, नहीं होता ना, तो अगेन आपका आंसर वही जाएगा वापस। आया समझ में मामला? ठीक है ना। अब देखो बेटा, सुनो, नेक्स्ट मैं कहता हूं कि मेरे पास इस तरह से बच्चों PCl5
PCl3Cl2, ठीक है। इसका इसने Kp दे रखा है 60, ठीक है। अब ये कहता है कि if the volume of container is reduced to 1/2 of its original volume, the value of Kp for the reaction at the same temperature will be। बताओ बच्चों, अब देखो इस क्वेश्चन को लिखने में इतना टाइम लग जाएगा बेटा, आंसर तो कुछ है ही नहीं। आपको क्या बोला, एट द सेम टेम्परेचर, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है ना तो कुछ भी नहीं हो सकता उसका। देखो बेटा सुनो क्या हुआ, ऑप्शन दिया इसने 32 है ना, 64, 16 और 4, आंसर क्या जाएगा, वही जाएगा वापस, है ना। ये बात सबको समझ में आई? अच्छा देखो बेटा, एग्जाम में फिर भी बच्चे गलत करते हैं, इतने क्वेश्चन करवाने के बाद भी बच्चा गलत कर आता है। अब देखो बेटा सुनो मैंने क्या लिखा, इफ द concentration of reactant is increased by x, then equilibrium constant K becomes, ऑप्शन है बच्चों ln K by x, K by x, K plus x और K। बताओ भाई, if concentration of reactant is increased by x, then equilibrium constant K becomes, कुछ चेंज होगा क्या बच्चों? कुछ भी चेंज नहीं होगा ना, है ना। ये बात आपके दिमाग में बैठ गई बच्चों, बोलो समझ में आया? आ गया बेटा? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा सुनो, आपको कह रहा है कि मान लीजिए ये एक रिएक्शन है ए से बी है बेटा। अब देखें ये क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कैन बी कैलकुलेटेड बाय, ठीक है। तो देखो मैंने ऑप्शन ये लिखा, के सी 1 की पावर -1, फिर मैंने लिखा के एफ 1 की पावर -1 के बी, फिर मैंने लिखा के एफ के बी इनवर्स, और ये लिखा मैंने, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन आपका ये लिखा के एफ इंटू के बी 1 की पावर -1। अब बताओ बच्चों, कृष्णदत्त व्यास आप कहाँ गए थे बेटा इतनी देर, हैं? कृष्णदत्त जी, ओ कृष्ण कन्हैया कहाँ गया भाई तू, हैं? कृष्णदत्त सुन रहा है तू मेरी बात? कहाँ गया था? वेरी गुड बच्चों, देखो आप इसका बच्चों के सी के फॉरवर्ड के बैकवर्ड ऐसा लिख सकते हो बच्चों, है ना, ठीक है। अब आपको बी की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो के सी और ये हो गया बच्चों, ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन ये हो सकती है, बोलो के एफ के बी, और ये इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, के बी इनवर्स और ए। बोलो बच्चों आंसर क्या जाएगा?
सी जाएगा, जाएगा ना? अरे बोलो बच्चों, जाएगा? पक्का? चलिए अब देखो बेटा, सुनो, अगला क्वेश्चन अपन करते हैं, ध्यान दो। मेरे पास है ए सॉलिड है बेटा, 2b गैस, 3c गैस, ठीक है? देखो बच्चों, 11th वाले जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ेंगे ना, उनके लिए बहुत फायदा है बेटा। आपको मैं सारी वही चीज करवाता हूं जो मैं टारगेट में पढ़ाता हूं, कहीं पे भी कोई डिफरेंस नहीं आता। आई बात समझ में? किसी भी कंटेंट में ऐसा नहीं है कि मैं कुछ काट दूं, कुछ कम करवाऊं। आप इस चीज का फायदा उठाया करो। आपको ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, टारगेट में कुछ अलग होगा, सब कुछ आपको वही पढ़ाया जा रहा है। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो बेटा विद 12th आप सेलेक्ट हो सकते हो। समझ में आ रही है बात? कि किसी भी टारगेट वाले बच्चे से पूछ लेना आप, है ना? देवासी से पूछ लो आप। हाँ जी। अब देखो बेटा, सुनो, क्या एट इक्विलिब्रियम concentration of C is doubled, then concentration of B will become how many times of its initial concentration? ये बताओ बच्चों, चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ, जल्दी से बताओ भैया। ऑप्शन दूं क्या? इसके देखो ऑप्शन है बेटा, 2 टाइम्स, ठीक है? फिर आपका 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन, फिर 2 इंटू √2 टाइम्स, और 1/2 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन। बताओ बच्चों, कैसे करोगे? देखो बेटा, बहुत आसान है। अगर आप इसको सोल्व करो, देखो एक काम करते हैं, देखिए, है ना? देखिए, लेट इन इनिशियल स्टेट, ठीक है बेटा? इनिशियल स्टेट में आप ऐसा करो, बी की कॉन्सेंट्रेशन भी 1m ले लो, और सी की भी कॉन्सेंट्रेशन 1m ले लो। ले सकते हैं ना? बोलो बच्चों। कुछ दी नहीं तो मैं मान तो सकता ही हूं। बोलो बच्चों, कुछ दी नहीं तो मैं मान तो सकता ही हूं। अरे ये बात समझ में आई क्या? कुछ मुझे कंसंट्रेशन नहीं दी तो मैं मान सकता हूं कि नहीं मान सकता? अब देखो बेटा, सुनो, अब इसका अगर मैं ये केसी निकालूं तो ये आएगा क्या बच्चों? बी का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा? ये, बोलो बच्चों, ये 1 ही आया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 आया। अब मुझे बताओ, कंसंट्रेशन चेंज करने पर क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा क्या? अब देखिए बेटा, आफ्टर चेंजिंग कंसंट्रेशन, देखो ये तो वही रहेगा, है ना? आपका केसी तो चेंज होगा नहीं। अब आपने क्या किया? कंसंट्रेशन ऑफ सी डबल की ना, तो बेटा आपने कंसंट्रेशन ऑफ सी तो डबल की। डबल का मतलब, पहले बच्चों 1m थी, अब आपने इसको 2m कर दी कि नहीं कर दी बच्चों? बोलो, क्या समझ में आया? पहले 1m थी, अब आप 2m कर दी। क्या ये दिमाग में बैठ रही है बात? ऐसे तो
अब बताओ बच्चों, अब p स्क्वायर क्या हो गया, 1/8 हो गया। तो बोलो बच्चों p क्या आ जाएगा, 1/2√2। आया कि नहीं आया, p आ गया क्या, आ गया बच्चों, आ गया क्या समझ में। अब बताओ बेटा, मैं अगर ये वाला क्वेश्चन दूं आपको, देखिए मैंने बोला ये ए सॉलिड है ना, बी गैसियस फेज में, इसको हीट किया तो 2C सॉलिड, ठीक है, और 2D गैसियस फेज में, ठीक है। अब क्या कहता है कि ये इक्विलिब्रियम है। अब कहता है कि द प्रेशर ऑफ बी, है ना, इज डबल्ड टू री-एस्टेब्लिश the equilibrium, re-establish the equilibrium, then the factor by which B is changed, है ना, और आपको इसने ऑप्शन दिया 2, 3√2 एंड √3। बताओ बच्चों, करो फटाफट करके बताओ। देखो अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। वेरी गुड प्रज्ञा फलोदिया। देखो आपने प्रेशर ऑफ बी को डबल किया, है ना, तो अब देखो बेटा, लेट इन इनिशियल स्टेट, है ना, इनिशियल स्टेट में अगर बात करें, वेरी गुड, √2 आ रहा है, अपन मान लेते हैं कि प्रेशर ऑफ डी 1 मान लो, है ना, एंड प्रेशर ऑफ बी भी 1 मान लो। तो देखो बेटा केपी क्या आ जाएगा, पीडी का स्क्वायर और ये पीबी, है ना बेटा, तो 1 का स्क्वायर ये आ गया, ये 1 ही आया। अब देखो, है ना, इन न्यू कंडीशन, तो जब आपने कंडीशन, तो केपी तो वही रहेगा। अब देखो आपने क्या किया, द प्रेशर ऑफ पी डबल्ड, इसको आपने डबल किया, तो आपको प्रेशर ऑफ डी पूछना है ना बेटा, तो बताओ पीडी क्या आ जाएगा, ये आ गया। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होंगे बेटा बताओ आप, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते ना। अरे बच्चों समझ में आ गए, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। अब देखो एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना, एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। देखिए ये बच्चों मेरे पास, ठीक है, ये लिखा मैंने, ठीक है। अब क्या कहता है कि इन ए क्लोज्ड कंटेनर, है ना, इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। नाउ अमोनिया is added in such a way that partial pressure of ammonia now equals to the original
total pressure. Calculate the ratio of partial pressure of CO2 now to the original partial pressure of CO2. ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ बेटा, है ना। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो। देखो बेटा सुनो, कैसे करेंगे समझने की कोशिश करो बेटा। भव्या आंसर गलत है बेटा। प्रज्ञा फलोदिया बताओ। अनिरुद्ध व्यास रुक गए साहब, 1 मिनट। भुवन चौधरी वेल डन, 4/9, वेरी गुड। आंसर इज 4/9, आंसर इज 4/9। देखो बेटा सुनो, कैसे करेंगे समझने की कोशिश कीजिए। NH2CO NH4, ठीक है बेटा। ये आपका देखो रिएक्टेंट है, वो तो सॉलिड स्टेट में ना, रिएक्टेंट तो बच्चों सॉलिड स्टेट में ना, तो ये तो हमारे कोई काम का नहीं, इतना तो सबको समझ में आता है। अच्छा बच्चों बताओ, इसके 2 मोल है और इसका 1 मोल है क्या? अरे बच्चों मोल तो समझ में आ रहे हैं, इसके 2 मोल और इसके 1 मोल। तो अगर मान लो कि लेट PCO2 अगर 1 atm हो, मुझे बताओ अगर PCO2 1 atm है तो प्रेशर ऑफ अमोनिया क्या आएगा? बोलो बच्चों, प्रेशर ऑफ अमोनिया क्या आएगा? 2 आ जाएगा ना। अरे बच्चों समझ में आया क्या? आ गया बेटा। क्यों? क्योंकि देखो मोल डबल तो प्रेशर भी डबल हो गया। अब देखो बेटा सुनो, अपन बोल सकते हैं बच्चों देखो केपी, तो केपी क्या होगा? प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर एंड प्रेशर ऑफ CO2 है बेटा। तो देखो ये हो गया इस तरह से बच्चों, तो कितना आया आपका, सॉरी ये 1 है, तो ये आ गया 4 atm क्यूब। क्लियर है बच्चों? अब आपने क्या किया, अब देखो बेटा, इन न्यू कंडीशन, ठीक है, न्यू कंडीशन में आप क्या कर रहे हो कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया है वो क्या है, ढंग से पढ़िए। ammonia is added in such a way that the partial pressure of ammonia now equals to original total pressure। बताओ बेटा, तो ओरिजिनली कितना टोटल प्रेशर था? बताओ बच्चों, ओरिजिनली टोटल प्रेशर कितना था? 3 atm था ना। अरे बोलो बच्चों, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपका इनिशियल स्टेज टोटल प्रेशर कितना है? ऐसा कह सकते हैं क्या कि 2 atm प्लस 1 atm, तो 3 atm है। अब आप अमोनिया उस तरह से मिला रहे हो कि अमोनिया का जो पार्शियल प्रेशर है ना वो ओरिजिनल टोटल प्रेशर के बराबर हो गया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P टोटल इनिशियली। बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आई क्या? अरे पढ़ो तो सही,
Now ammonia is added in such a way that partial pressure of ammonia now equals to original total pressure. ओरिजिनल टोटल प्रेशर 3 atm था और अब अमोनिया का पार्शियल प्रेशर 3 atm हो गया बच्चों। क्या समझ में आया? अरे ये मैंने 3 atm क्यों किया, समझ में आया क्या भाई लोगों? अरे बोलो तो सही यार। अब देखो बेटा सुनो, केपी तो कोई चेंज नहीं होगा, वो तो 4 ही रहेगा। अब देखो बेटा, आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है ना, और पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, तो ये 4। अब आपको CO2 का नया पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो ये देखो बेटा क्या हो गया, ये आपने इसको किया 3, तो मुझे बताओ PCO2 कितना आ गया? 4/9 हो गया बच्चों, 4/9 हो गया है क्या? हो गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 नाउ टू द ओरिजिनल पार्शियल प्रेशर। मतलब देखो है ना, आपसे क्या PCO2 और PCO2 ये पूछ रहा है ना, मिलाने से पहले और मिलाने के बाद, तो ये हो गया 4/9/1, ये बेटा आपका आंसर आ गया। क्या समझ में आया क्या विश्वजीत सिंह जी? समझ में आया विश्वजीत सिंह जी? समझ में आया क्या? देखो बेटा एक बार इस क्वेश्चन को वापस ढंग से पढ़ो जिसको नहीं समझ में आया। देखो इस इक्विलिब्रियम में 2 मोल अमोनिया के हैं, 1 मोल CO2 का है, तो मैंने 1 मोल CO2 का प्रेशर 1 atm मान लिया, तो अमोनिया का अपना आप 2 atm हो गया क्या? अमोनिया का 2 atm हो गया। तो अब इसकी बेसिस पे मैंने केपी निकाल लिया बच्चों, है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो 2 का स्क्वायर इंटू 1 4 atm क्यूब आ गया। अब नई कंडीशन में आप अमोनिया को इस तरह से ऐड कर रहे हो कि अमोनिया का जो पार्शियल प्रेशर है ना वो ओरिजिनल टोटल प्रेशर के इक्वल है। तो ओरिजिनली टोटल प्रेशर देखो बेटा 3 atm है क्या? देखो अमोनिया का 2 और CO2 का 1, तो 3, तो ये 3 atm ले लिया मैंने, और अब मैंने इसकी वैल्यू को रख दिया बेटा, है ना। अब देखो अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछे, इन अबव क्वेश्चन, है ना, ये पूछे बच्चों न्यू टोटल प्रेशर और ओल्ड टोटल प्रेशर का रेशियो बता दो। ऐसा भी पूछ सकता है आपसे कि न्यू टोटल प्रेशर एंड ओल्ड टोटल प्रेशर का रेशियो बता दो। तो बच्चों बताओ, जब न्यू कंडीशन है तो CO2 का प्रेशर तो कितना है? 4/9 आया ना बच्चों, और आपका अमोनिया का कितना है? 3 है ना बेटा, है। और इनिशियली 2+1 था कि नहीं था बेटा? अरे था, बोलो। ये देखो बेटा आपने CO2 का ये तो निकाला है और अमोनिया का ये पड़ा, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने 4/9 + 3, तो अब मुझे बताओ इसको सोल्व करने पर ये आ जाएगा 31/27। तो ये क्वेश्चन अलग है और वो क्वेश्चन अलग है। वहां उसने पूछा सिर्फ CO2 का पार्शियल प्रेशर का रेशियो, ठीक है, और यहां इसने पूछा टोटल प्रेशर का रेशियो। क्या ये बात आपको समझ में आई बच्चों? बोलो आई। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको घर से देता हूं, आप इसको करना, नहीं तो मैं आपको कल इसको एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। ये लिखा हुआ है, तो ये क्या कह रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम 700 ml gaseous mixture has 100 ml of gas C at 10 atm
एंड विन टेम्परेचर। ठीक है, कैलकुलेट Q ऑफ Kp, ये बेटा आपको करना है क्वेश्चन घर पे। ठीक है ना, तो बेटा इसको पढ़ना ढंग से, इस क्वेश्चन को ट्राई करना। विश्वजीत जी मैं कर दूंगा बेटा, मैं सारे अपलोड करता हूँ, मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं कर देता हूँ बेटा, मैं कर दूंगा। ठीक है।